आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएसके नमस्कार स्कूल मैम। पब्लिक स्कूल स्थापिका आप सभी दर्शकों का मंच पर स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी इस शाम भी बहुत सारे अलग-अलग साहित्यकारों से हम लोग मुलाकात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अब मैं परिचय सत्र के लिए सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी मदन गोपाल गुप्ता सर का। सर, आपका मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुस्कान जी। मेरा नाम मदन गोपाल गुप्ता है। मेरी लेखनी का नाम अकिंचन है। मैं ठाणे महाराष्ट्र से आता हूँ। मैं साहित्य के क्षेत्र, मूल रूप से मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और साहित्य के क्षेत्र में अभी 1 वर्ष से जुड़ा हूँ। मैं अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत साधना की। उसके बाद जब ज्ञान प्रकट हुआ तो सोचा आप लोगों के समक्ष आऊं। बस मेरा इतना ही परिचय है। मैं तत्व मीमांसा में बहुत ज्ञान रखता हूँ और कभी ऐसी जरूरत पड़े तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका इस धन्यवाद। कार्यक्रम। तो चलिए अब मुलाकात करते हैं हमारे दूसरे साहित्यकार मुकेश जी का। सर, आपका मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मैम। मैं मुकेश कुमावत टोंक राजस्थान से हूँ और वैसे ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन कोरोना के समय मैं एक बॉयज हॉस्टल चलाता हूँ यहाँ टोंक में। कोरोना के समय विद्यालय बंद थे, उस समय मैं बिल्कुल फ्री बैठा रहता था। तो मेरे एक मित्र थे, वो अभी कवि है, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी और मैंने लिखना प्रारंभ किया। और मुझे लगा मेरी कविताएं और मेरे भावों को पढ़ करके उनको लगा कि यार आप अच्छा लिख सकते हो। तब से मैं लिख रहा हूँ और अभी लगभग 100 से अधिक कविताएं मैं लिख चुका हूँ, जिसमें से 20-25 प्रकाशित भी हुई है और सम्मान पत्र भी मुझे मिले हैं। और अधिकतर कविताएं मैं शिक्षा और बच्चों से संबंधित लिखता हूँ। जी मैम, धन्यवाद। तो चलिए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक युवा कवित्री भी जुड़ी हैं। चलिए अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी मानसी सविता जी का। मानसी जी, आपका मंच बहुत-बहुत स्वागत है। जी नमस्ते मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरा नाम मानसी सविता है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की निवासी हूँ और मैं बीएड कर रही हूँ। कुशल शिक्षिका बनना मेरा एक लक्ष्य है और मैं साहित्य से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और 1 साल से मैं लगातार लेखन क्षेत्र में काम कर रही हूँ और आपके पब्लिकेशन से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और मैं लिखती रह रही हूँ। इस वजह से मुझे सराहना मिलती है और मैं बेहतर लिख पा रही हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब चलिए अब आज के परिचय सत्र में हमारे अंतिम लेखक बाल कृष्णा केशव सर का मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है सर। सभी को नमस्कार। मेरा नमस्कार। नाम बाल कृष्णा है और पेशे से मैं होटल मैनेजमेंट मैंने किया हुआ है, एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ और मुजफ्फरपुर में अभी कार्यरत हूँ ब्लू डायमंड होटल में। और लिखने पढ़ने का शौक बोला जाए तो बचपन से बना रहा, धीरे धीरे मतलब अपने क्षेत्र में आए तो थोड़ा एकांकी जीवन होने के कारण कहानी कविता लिखना शुरू किया। तो पहले शुरू में लगा कि चलो लिख रहा हूँ कोई बात नहीं, फिर छपना शुरू हुआ तो और इंटरेस्ट जागा। तो करते 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 बहुत सारी मैगजीन में मेरा कहानी कविता छपना शुरू हुआ और अभी वर्तमान में एक पुस्तक पे काम कर रहा हूँ जो मुस्कान केसरी जी के साथ है, स्याही के सुमन। तो संभवतः मतलब जून तक में आ जाएगा। यही मेरा परिचय है। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप सभी देख रहे हैं कि हर बार हमारे साथ जो साहित्यकार जुड़ते हैं, उनका अपना ही एक आत्मकथा होती है, उनकी अपनी ही एक अंदाज होती है। तो ये था हमारे आज के साहित्यकारों का परिचय। तो चलिए अब बिना समय गवाए सभी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। तो मैं पुनः मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी मदन कुमार गुप्ता सर का। सर, आपका मंच पुनः स्वागत है। मेरा नाम मदन गोपाल है। ये काम को मेरा नाम जी मदन सर, गोपाल है, मदन गुप्ता कुमार सर। नहीं। ये कविता जीवन की यात्रा के ऊपर है। जीवन के जो चरण हैं उनको इसमें व्याख्यायित किया गया है। तो गीत के रूप में है, तो मैं प्रस्तुत करता हूँ। 4 सुमन जीवन के, 4 सुमन जीवन के,
चार सुमन जीवन के, चार सुमन जीवन के। पहला फूल खिला बचपन में, देखा नटखट सपना। आंख खुली यौवन मुस्काया, लगता सब कुछ अपना। बात बात में बीत गए, बात बात में बीत गए, महंगे क्षण बचपन के। चार सुमन जीवन के। मनमथ के रथ पर सवार हो, तरुण जोश में डूबा। प्रीतम की बाहों में उलझा, प्रणय प्रेम मनसूबा। मनमथ के रथ पर सवार हो, तरुण जोश में डूबा। प्रीतम की बाहों में उलझा, प्रणय प्रेम मनसूबा। काम वासना की क्यारी में, आस भरे गुल महके। चार सुमन जीवन के, चार सुमन जीवन के। तरुणाई के सौर सुवन लोचन में सूरज चमका। तरुणाई के सौर सुवन लोचन में सूरज चमका। सूरज पिघला चांद घुला, जीवन में ऊरज बरसा। हर पग में जगती मग में, हर पग में जगती मग में, आशीष नखत बन चमके। चार सुमन जीवन के। बातों बातों में कब सरका, ना जाने क्षण जौवन का। ना जाने कब शाम हुई, मुरझाया सुमन चमन का। एक चुटक में धुमल हुए, एक छुटक में धुमल हुए, रंगीन सपन कर मन के। चार सुमन जीवन के, चार सुमन जीवन के। भोगूं क्या वासना न भड़के, विषय दंश बन देते त्रास। गलबाही की बाहें फिसली, सारा मद हो गया हरास। झूमे थे जिन अधरों का रस पी, झूमे थे जिन अधरों का रस पी, सारे आसव सूखे। चार सुमन जीवन के। रिक्त हुआ संकल्पों का सर, अरमानों की चिता जली। नैनों का गंगा जल सूखा, रही अंजुरी खाली। रिक्त हुआ संकल्पों का सर, अरमानों की चिता जली। नैनों का गंगा जल सूखा, रही अंजुरी खाली। पाकर भी कुछ नहीं मिला, पाकर भी कुछ नहीं मिला, ज्यों मेघ मिटे महिकन के। चार सुमन जीवन के। आई है जीवन की संध्या, लेकिन सूरज ढला नहीं। आई है जीवन की संध्या, लेकिन सूरज ढला नहीं। ऐसे कौन कामरत हैं, जिनको यौवन ने छला नहीं। मन ने सारी उम्र छला, अब तन के अंग अंग छलते। चार सुमन जीवन के, चार सुमन जीवन के। टूटी नींद सपन हुए ओझल, थोड़ा थोड़ा होश जगा। जैसे जैसे रात आ रही, मन तरु में परिजात जगा। चेतन में जूही मुस्काई, चेतन में जूही मुस्काई,
निशिगंधा के कली के, चार सुमन जीवन के। चौथा फूल खिला ज्यों ही उमग उठा चित में आनंद, निश के मौन अकेलेपन में महक उठे जग के संबंध। रात्रि प्रभा के शून्य सलिल में, रात्रि प्रभा के शून्य सलिल में घुले द्वंद्व सब दिन के, चार सुमन जीवन के। मन अंगना में उतरा चंद्रा, सूरज बोला मिला उधार। मन अंगना में उतरा चंद्रा, सूरज बोला मिला उधार। तारों में छिप कर शर्माया परमात्मा का पहला प्यार। तारों में छिप कर शर्माया परमात्मा का पहला प्यार। अपलक नयनों में मुस्काए, अपलक नयनों में मुस्काए रोचिश सूर्य किरण के, चार सुमन जीवन के। परमात्मा का प्यार नकद है, मिलता हो फिर क्यों न उधार। जहां मिले झोली भर लेना, मोल भाव ना करना यार। परमात्मा का प्यार नकद है, मिलता हो फिर क्यों न उधार। जहां मिले झोली भर लेना, मोल भाव ना करना यार। यदि खुद को भी पड़े बेचना, यदि खुद को भी पड़े बेचना, देना बेच अहिचुके, चार सुमन जीवन के, चार सुमन जीवन के। नमस्कार। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति सर। बिल्कुल आज का स्नान बिल्कुल रंगीन हो चुका है। हमारे जितने भी आज के ऑडियंस है वो आपको बहुत ही सारा प्यार दे रहे होंगे। तो चलिए, इतनी प्यारी रचना सुनने के बाद अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, बहुत बहुत आभार। जब मैंने लिखना प्रारंभ किया था तो एक दौरे की तरह लिखा था मैं कि लिखने वाले लिखते हैं, लिखने वाले लिखते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं। लिखने वाले लिखते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, ज्ञान वाले बढ़ते हैं, अज्ञान वाले चढ़ते हैं। अब मैं आज, जैसे अक्सर देखा जाता है कि या तो कवि बेटे पे ही लिखते हैं या बेटियों पे लिखते हैं। मैंने जो छोटी सी कविता लिखी है वो बेटा और बेटी दोनों पे समान रूप से लिखी है मैंने। मैं प्रस्तुत करता हूँ। जी मैम। बेटा बेटी एक समान, मेरा भारत देश महान। बेटा बेटी एक समान, मेरा भारत देश महान। बेटी आंगन की तुलसी है तो बेटा घर का चिराग है। बेटी आंगन की तुलसी है तो बेटा घर का चिराग है। बेटी पापा की परी है तो बेटा परिवार का एक भाग है, परिवार का एक भाग है। बेटी माँ बाप की मुस्कान है तो बेटा माँ बाप के प्राण है। बेटी माँ बाप की मुस्कान है तो बेटा माँ बाप के प्राण है। जिस घर में बेटा बेटी दोनों होते, जिस घर में बेटा बेटी दोनों होते, वह घर स्वर्ग से महान है, वह घर स्वर्ग से महान है। बेटा बेटी पढ़ लिखकर घर परिवार को रोशन करते हैं। बेटा बेटी पढ़ लिखकर घर परिवार को रोशन करते हैं। बेटा बेटी अपने उच्च संस्कारों से घर आंगन में खुशियां भरते हैं, घर आंगन में खुशियां भरते हैं। बेटी ससुराल की शोभा बढ़ाती है तो बेटा माँ बाप की सेवा करता है। बेटी ससुराल की शोभा बढ़ाती है तो बेटा माँ बाप की सेवा करता है। बेटी माँ बहन पत्नी बन जाती है तो बेटा भाई पिता पति बन मेवा भरता है। बेटा बेटी को देख देख कर, बेटा बेटी को देख देख कर माँ बाप मन ही मन मुस्कुराते हैं।
माँ बाप मन ही मन मुस्कुराते हैं, बेटा बेटी के सपने पूरे होते देख आंखों में खुशियों के आंसू भर जाते हैं, आंखों में खुशियों के आंसू भर जाते हैं। बेटा बेटी को एक समान मानना भारत की सभ्यता और संस्कृति है। बेटा बेटी को एक समान मानना भारत की सभ्यता और संस्कृति है। बेटा बेटी का समान पालन पोषण करना माँ बाप की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, माँ बाप की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ये बेटा बेटी पे मेरी कविता थी। अब मैं इस क्रम में अभी चूंकि भारत जी मैम, अभी भारत में चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है, तो मैंने एक चुनाव प्रतिशत वो बढ़े इसके ऊपर मैंने मतदान आह्वान गीत लिखा है और इसके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं भारतीयों को कि हम अधिक से अधिक मतदान करें और अच्छी सरकार बने और भारत का विकास हो। जहां भारत विकासशील है वहां विकसित बने, ऐसी मेरी कामना है। तो एक के दृश्य पटल पे मैंने खींचा है, कविता के माध्यम से मैं प्रस्तुत करता हूं। मतदान करो, मतदान करो, लोकतंत्र का निर्माण करो। 5 साल में चुनाव आते, जन जन को राजनीति सिखाते। अपने अपने घोषणा पत्र को घर घर जाकर समझाते। सरकार बनाने का श्रमदान करो, मतदान करो, मतदान करो, लोकतंत्र का निर्माण करो। मतदान केंद्र है खुले हुए, नर और ना गांव गांव और शहर शहर में मतदान केंद्र है खुले हुए। नर और नारी सुबह शाम तक लंबी लंबी कतारों में लगे हुए। सभी लोकतंत्र का सम्मान करो, मतदान करो, मतदान करो, लोकतंत्र का निर्माण करो। छोटे बड़े जन सेवक आते, मधुर मधुर बातों से लुभाते हैं। हाथ जोड़ते सिर झुकाते, ईमानदारी की दुआ ही देते हैं। आदर्श नेता की पहचान करो, मतदान करो, मतदान करो, लोकतंत्र का निर्माण करो। जाति पाति भेदभाव को हिंदुस्तान से मिटाते जाना है। परिवार संग पड़ोसी को लेकर 100% मतदान करवाना है। सब में मतदान का जोश भरो, मतदान करो, मतदान करो, लोकतंत्र का निर्माण करो। भारत में समानता और स्वतंत्रता, अखंडता, सम धर्म निरपेक्ष बनाना है। समस्त जन जन मत संग्रह से भारत के संविधान को बचाना है। जन जन में ये संकल्प भरो, मतदान करो, मतदान करो, लोकतंत्र का निर्माण करो। मतदान करो, मतदान करो, लोकतंत्र का निर्माण करो। जी बहुत बहुत आभार। बहुत ही प्यारी रचना और दोनों ही रचना बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन। पहले तो बेटे बेटी की अगर बात की जाए तो बिल्कुल वो घर भाग्यशाली होती है जहाँ बेटियां जन्म लेती है, जहाँ बेटे जन्म लेते हैं, क्योंकि ना बेटे किसी से कम है ना बेटियां किसी से कम है। और दूसरा मतदान, तो मतदान का समय अभी सभी के पास एक अधिकार है, अपने लिए एक अच्छे प्रत्याशी को चुनने का समय है। तो आप लोग उनकी घोषणा पत्र पढ़े, उनकी जानकारी ले। और ये जो हम लोग का पर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, 5 साल के बाद आता है, तो अपना अधिकार को समझे और मतदान जरूर करें। तो बहुत ही प्यारा संदेश हमारे सारे दर्शकों के लिए। तो
तो चलिए, इतनी प्यारी रचना सुनने के बाद अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी मानसी सविता जी को। मानसी सविता जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद मैम। मैं आपको लिखी है उसी पर मैंने कुछ लाइन लिखी थी, तो मैं आप सबको सुनाती हूँ। बिन कुछ लिखे मैं खुद को अधूरा मानती हूँ, बिन कुछ लिखे मैं खुद को अधूरा मानती हूँ। लिखती भी अच्छा या बुरा ये तो मैं नहीं जानती, लिख कर मुझे मिलता है सुकून, ये मेरा शौक है। लोग कहते हैं क्या बिन लिखे तुम रह नहीं सकती, ये मेरा कहती है क्या बिन लिखे तुम रह नहीं सकती, ये कहता नहीं है। लिखावट में ही ये सारी बात कह जाती हूँ, बिन लिखे अब मैं रह ना पाती हूँ। सुकून मिलता है मुझे लिखावट में खोकर, अपनी कविता को पढ़कर और कभी खुद में ही रोकर। दोस्त तो बहुत हैं, जो सच्ची दोस्ती की है वो मेरी लिखावट है। इसमें ना ताने का बोलबाला, ना सच्ची या झूठी ऐसी कोई मिलावट है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने एक और कविता लिखी थी, मैं आप सबको सुनाती हूँ। जीना भूल गए, जो है वो है जीना भूल गए। तो मैंने कल ही लिखी थी कि शायद कितने वंचित हैं हम सब, कठिन परिस्थितियों से धीरे धीरे देखो ना मुस्कुराना भूल गए हैं। दिन से रात बीत जाती मगर हम गीत गाना भूल गए हैं। बरसों वक्त से गांव जाना भूल गए। कितना मुश्किल होता है खुद, अब तो माँ का खाना अलग में रख मोबाइल में यार बहुत हैं, लोगों से प्यार बहुत है। मोबाइल में यार बहुत है, लोगों से प्यार बहुत है, पर देखो ना मेरे तो लंबिया यार होती है। बीता क्या जमाना एक मोबाइल की दुनिया में, अब तो सब जैसे जीना है, सब एक दूजे से हल्का सा सेल्फी खींच इंस्टा में स्टोरी सा लगा देते हैं। वो तस्वीरें वो यादें सब भूल गए हैं। सच कहूँ अब सब जीना भूल गए हैं। आज के छोटे छोटे से बच्चे भी मरने की बात करते हैं। जिंदगी से प्रेम को करना भूल गए हैं। जिंदगी से प्रेम को करना भूल गए हैं। माँ बाप भी व्यस्त हैं अपने काम काज में, तभी बच्चे गलत कदम उठाना सीख गए हैं। तभी बच्चे गलत कदम उठाना सीख गए हैं। आज फिर हम सब जीना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ। आज हम लोग सोशल मीडिया के दुनिया में इतना घुल चुके हैं कि शायद हम जीना भूल चुके हैं। ये संवेदना बना के रखिए आप। हाँ। ये संवेदना बना के रखिए। बहुत सुंदर कविता। बहुत ही प्यारी। तो चलिए, इतनी प्यारी रचना सारे हम सभी दर्शक देख रहे हैं, अपना प्यार भी जरूर दे रहे होंगे। तो अब मैं आज की हमारे इस कार्यक्रम के अंतिम प्रतिभागी बाल कृष्णा केशव सर का मंच पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत। सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे एक मौका दिया बोलने का। तो मेरी एक कविता है, आजकल का जो इश्क है तो उस पे निर्भर है। तो क्या है कि आजकल हम स्वार्थ की दुनिया में डूबे हुए हैं, तो उस कविता का वर्णन उसी पे है। मैं बोलना चाहूंगा, कविता का शीर्षक है स्वार्थ के चाशनी में डूबा इश्क। स्वार्थ के चाशनी में डूबा इश्क, कौन कहता है जनाब इश्क में सिर्फ जुगनू ही जलता है। कौन कहता है जनाब इश्क में सिर्फ जुगनू ही जलता है। भवरा एकलौता नहीं है जो फूलों की ओर खींचा चला जाता है। समा भी मिसाल है जो परवाने की चाह में तड़प तड़प के मर जाता है। बेइंतहा इश्क करता है। इन फितंगों से सीखो बेशक इश्क में मुकाम ना मिले। इन फितंगों से सीखो बेशक इश्क में मुकाम ना मिले, तड़प तड़प के मर जाता है। पल भर की जिंदगी ही सही इश्क का अपना परिचय दे जाता है। एक इश्क है हमारा तुम्हारा, एक इश्क है हमारा तुम्हारा, मतलब और लालच से भरा है फसाना।
कोई तो इश्क में मरना कबूल करता है, हमें तो आता है भावनाओं का कत्ल करना। कोई इश्क में मरना कबूल करता है, हमें तो आता है भावनाओं का कत्ल करना। स्वार्थ के चाशनी में डूबा है इश्क हमारा तुम्हारा, स्वार्थ के चाशनी में डूबा है इश्क हमारा तुम्हारा, भला कैसे परवान चढ़ेगा इश्क हमारा तुम्हारा। धन्यवाद। एक दूसरा है, स्वागत है सर, स्वागत है। एक दूसरा है खूबसूरती उनकी। ये बहुत पहले मैंने लिखा था, जब मैं लिखना शुरू किया था। मालूम नहीं आज के समय में कितना चरितार्थ है, ये डिपेंड करता है। अगर चित्रकार होता तो उतार देता उनकी मुस्कान अपने दिल के कैनवस पर। अगर छायाकार होता तो कर देता कैद उनकी सुंदरता अपने दिल के कैमरे पर। कर देता शायरी उनके जुल्फों को लेकर, अगर होता मैं एक शायर। ना ही हूँ चित्रकार, नहीं हूँ मैं शायर, बस लिख रहा हूँ कुछ पंक्तियां उस परी की खूबसूरती को देखकर। हो गई हमारी मुलाकात उनसे एक रोज, था ये मेरे भाग्य का योग या फिर एक महज संजोग। यूं तो हम मिलते हैं बहुतों से हर रोज, पर क्या किसी परी से होती है मुलाकात हर रोज? यह होता है भाग्य का योग। चांद से सुंदरता करना होगा उनकी बड़ी मेहमानी, इससे होगी उनकी बड़ी बदनामी। चांद भी भरता है आपके आगे पानी, जिस सुंदरता का जिसका जवाब ना हो वो लाजवाब हैं आप। मेरे हिसाब से मोहतरमा विश्व सुंदरी हैं आप। आपकी बातें हो या शरारतें या फिर हो हंसी की दिलकश अदा, कर देती है सब चीजों कर देती हैं दूसरों से जुदा। आप ऐतराज न करे तो बना ले अपना हमराज, हमें आप मिले या ना मिले कोई गम नहीं। एक छोटी सी अरमा है अपने दिल में, थोड़ी सी जगह चाहिए एक दोस्त की तरह आपके दिल में हर घड़ी। धन्यवाद। बहुत ही उम्दा। हमारे सारे आज के आमंत्रित स्वरों ने अपना काव्य पाठ कर लिया। तो अब मैं तमाम लेखकों से चाहूंगी कि हमारे जो दर्शक लगभग आधे घंटे से आप सभी की रचनाओं को सुन रहे थे और बहुत सारा प्यार दे रहे थे, तो आप हमारे दर्शकों को भी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मदन गोपाल गुप्ता से कहूंगी कि सर हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूं जो मैंने अपने अनुभव से सीखा और जाना है कि जब हम बच्चे होते हैं हमें बोध नहीं होता, युवा होते हैं तो इश्क, प्यार, मोहब्बत, वासना, लालसा, इसमें बोध खो गए। जब प्रौढ़ावस्था में आते हैं तो पता ही नहीं होता जिंदगी कहाँ लेके जा रही, और जब वृद्धावस्था में आते हैं तो समझ नहीं आता कि आगे हमारी अंतिम गति होने वाली क्या है। तो मैंने जो जीवन से सीखा वो ये था कि अगर आप बोध में जीवन जिए, ये जान के हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए आप आधुनिक शिक्षा के साथ साथ थोड़ा भीतर का भी बोध लीजिए, ध्यान की प्रक्रिया में उतरिए, 10, 15, 20 मिनट पर प्रतिदिन अपने लिए ध्यान में उतारिए। इससे बोध उत्पन्न होगा, आपकी प्रतिभा बढ़ेगी, आप में प्रज्ञा जगेगी और आप जीवन को सही अर्थों में जी पाएंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत ही प्यारा संदेश हमारे दर्शकों के लिए, धन्यवाद सर। अब मैं चाहूंगी कि मुकेश सर हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहें। जी मैम, सबसे पहले तो मुस्कान केसरी पब्लिकेशन का हार्दिक आभार और धन्यवाद, जो पब्लिक को इस प्रकार के संदेश के लिए आप ऐसा कार्यक्रम करवा रहे हो, आपके सब आभारी हैं। और आपकी अनुमति हो तो मैं संदेश के रूप में एक थोड़ा सा गीत है जो प्रस्तुत कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है जी।
आज की जो प्रवृत्ति है, हर छोटा बड़ा युवा बुजुर्ग सभी व्यक्ति नशे में धुत है। किसी न किसी प्रकार का नशा सब करते हैं। बच्चे भी उसमें लगे हुए हैं और बड़े भी हैं। तो मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो नशे वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है और किस तरह का उनका माहौल बन जाता है, किस प्रकार के नुकसान उनको भोगने पड़ते हैं, एक छोटे से गीत के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ आपको। अरे मानव क्यों नशे का आदि बन आया, क्यों बन आया, क्यों मानव जीवन को नरक बनाया। मानव तन में बीमारियां रे तू ले आया, घर की खुशियों को मिट्टी में मिलाया, क्यों मानव जीवन गवाया। रे मानव क्यों नशे का आदि बन आया। माता पिता तेरे कोने में पड़े पड़े रोते हैं। स्थिति देखना, माता पिता तेरे कोने में पड़े पड़े रोते हैं, बच्चे तेरे रात रात भूखे ही सोते हैं। बहने तेरी तुझे देख कर सूख गई, पत्नी की तो काम धंधे से भूख गई, क्यों खुद का ना बन पाया। रे मानव क्यों नशे का आदि बन आया, क्यों मानव जीवन को नरक बनाया। तेरे भाई तेरा कर्ज चुकाते फिरते हैं, तेरे पड़ोसी सिर झुका कर रहते हैं, मान सम्मान भी तेरा खो गया, तुझे समझाने वाला भी रो गया, क्यों लत पड़ने पर पछताया। रे मानव क्यों नशे का आदि बन आया, मानव जीवन को नरक बनाया। अपने कुल की रति कलंकित तू करता है, ये जग सारा तुझ पर थू थू करता है, इतनी कठिनाइयां तू क्यों सहता है, फिर भी नशा तू क्यों करता है, क्यों अपनों का ध्यान नहीं आया। रे मानव क्यों नशे का आदि बन आया, क्यों मानव जीवन को नरक बनाया। खाने को एक संदेश दिया है, खाने को अन्न कंद मूल फल उपजाया, फिर तूने जर्दा गुटखा क्यों अपनाया। पीने को अमृत सा जल और दूध बनाया, फिर तूने तंबाकू और शराब को क्यों अपनाया, क्यों मृत्यु को गले लगाया। रे मानव क्यों नशे का आदि बन आया, क्यों मानव जीवन को नरक बनाया। जी बहुत बहुत आभार समय देने के लिए। बहुत ही प्यारा संदेश हमारे दर्शकों के लिए और बहुत ही प्यारी गीत है आपकी, बहुत ही प्यारी। तो चलिए, इतना प्यारा जागरूक गीत सुनने के बाद अब हम लोग चलते हैं हमारी प्यारी सी लेखिका मानसी सविता जी के पास। मानसी जी, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैम, मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगी, मेरी एक छोटी कविता है और मैं उसे सुनाकर तो विषय है कि कैसी घड़ी आई है, मानवता की कितनी कमी आई, ये युग में देखो ना अब कैसी घड़ी आई है। या धर्म जाति मजहब की खातिर की लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक ही भाई हैं। जग में मानवता की कितनी कमी आई है, युग में देखो ना अब कैसी घड़ी आई है। बेसहारा ने या एक्सीडेंट उनकी रील्स बनाई है, मगर ना सद्भावना सहायता की भावना आई है। ये युग में देखो ना अब कैसी घड़ी आई है। माँ अपने लाल को पाल हर उन्हें बुढ़ापे में मानवता की कितनी सच्चाई, ये अब कैसी घड़ी बस बढ़ाई है, उनमें आज संस्कार की कमी छाई है। जग में मानवता की कितनी कमी छाई है। ये युग में देखो ना अब कैसी घड़ी आई है। मॉम डैड ने उन्हें की तकनीक अपनाई है,
शायद आज किया क्या है सुनने की बात। जग में मानवता की कमी ये युग में कौन के जो बच्चे हैं और वो उनमें थोड़ा सा वो परवरिश है कि माता पिता अपने कामों में इतने ज्यादा व्यस्त हो रखते हैं कि जिससे बच्चे जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। इससे हमारा समाज भी बिखर जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इस वजह से मैंने की थी। बहुत ही प्यारा संदेश हमारे दर्शकों के लिए, धन्यवाद। तो चलिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बाल कृष्णा केशव सर, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बाल कृष्णा केशव सर, माइक हमारे दर्शकों माइक को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, अब आवाज आ रही है? आ रही है हमारी। जी सर। हाँ, सबसे पहले तो केसरी पब्लिकेशंस का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक अवसर प्रदान किया। और क्योंकि आज के समय में ऐसा समय है जो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, और इसमें क्या हो रहा है कि हमारे जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो साहित्य से दूर होते जा रहे हैं। मतलब किसी को अगर सही मायने में बोला जाए तो कागज कलम से किसी को लगाव नहीं है। मतलब दिन पे दिन दूर होते जा रहे हैं। और मतलब मैंने एक अपने कविता में इसका एक जिक्र भी किया है कि कहीं ना कहीं लैपटॉप, पहले जो कागज कलम से हम लिखा करते थे, आज वो लैपटॉप का जगह ले लिया है। लैपटॉप पे बोलना शुरू कर दिए, लैपटॉप पे काम होने लगा है, लैपटॉप पे काम होने लगा है। और उसके बाद एक लिखने का जो पारंपरिक तरीका था वो बहुत चेंज हो गया, समय के साथ बहुत चेंज हो गया। और हम भी उसमें काफी हद तक, हम भी उसमें मतलब हम लोग भी यूज टू हो गए हैं। जो पुराने समय के लोग हैं, जो काफी फ्यूचर से, मैं अपने पिताजी को देखता हूँ, वो आज भी मतलब कागज कलम से ही प्रेफर करते हैं लिखना। और हम लोग का वो स्थिति नहीं है। और इसी बीच में कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया के आगमन से क्या हो गया है कि ये लिखने पढ़ने से दूर लोग रील्स देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो और रील्स के देखने के चक्कर में एक एक घंटा, दो दो घंटा फालतू समय गंवा देते हैं। तो मैं उन युवा से अपील करना चाहूंगा कि आप साहित्य में पुनः लौटे, थोड़ा वक्त निकाले, लिखे पढ़े। जैसे मतलब हमारे एक साथी बोल रहे थे, मदन गोपाल जी बोल रहे थे, वो एकदम सही, उनके मतलब बात से एकदम मैं समर्थ हूँ, समर्थन में उनके, कि मतलब कहीं ना कहीं ये जागरूक लाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई की ओर जाना पड़ेगा। आखिरकार सबसे बड़ी पूंजी वही है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारा संदेश आज के हमारे तमाम आमंत्रित स्वरों का। और मैं भी यही हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप सभी जो साहित्य है बहुत ही पावन जगह है, बहुत ही कुछ वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। तो इसमें आप लगातार जुड़ते रहें, आप ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों को पढ़ें, क्योंकि पुस्तक को पढ़ने से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। किस तरीके से आपको लिखना है, कौन सी शैली में लिखना है, क्या तरीका है, और इस तरह के तमाम जो काव्यवादी कार्यक्रम होते हैं इन्हें लगातार सुनें, क्योंकि हर एक इंसान की, हर एक साहित्यकार की एक अपनी पहचान होती है। तो सभी की अंदाज जो होती है कविता करने की वो अलग होती है। तो आप इस तरह के जब कार्यक्रम को सुनते हैं तो आपको सुनते भी अनुभव होगा कि आपको किस तरह की अपनी कविता की प्रस्तुति देनी है। तो चलिए इन्हीं प्यारी संदेश के द्वारा मैं काव्य पाठ को वहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले कार्यक्रम में इसी तरह से आमंत्रित किया जाएगा, वो भी अपने काव्य पाठ के किताब को रंगीन करेंगे। तब तक आप सभी को नमस्कार। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद।